गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताने जा रही हूँ। ये आपका प्रैक्टिकल 1 है, फर्स्ट प्रैक्टिकल है, परीक्षण संख्या 1। ये प्रैक्टिकल आपको कॉलेज में लिखवा दिया गया था। इस प्रैक्टिकल का नाम है मानसिक थकान परीक्षण, मेंटल फटीग टेस्ट। इस प्रैक्टिकल में सबसे पहले हम इसकी समस्या के बारे में जान लेते हैं। इस प्रैक्टिकल की समस्या ये है कि प्रयोज्य के निरंतर मानसिक कार्य करने में विभिन्न प्रयासों में कार्य क्षमता की प्रगति का अध्ययन करना। यानी कि एक बालक, एक व्यक्ति जब कोई काम को लगातार घंटों तक कर रहा है तो उसकी कार्य क्षमता में प्रगति कैसे होती है, क्या उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है या उसकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। हमको इस बात का अध्ययन इसमें करना है। इस प्रैक्टिकल के लिए सबसे आवश्यक है आपका मल्टीप्लिकेशन शीट। ये है आपकी मल्टीप्लिकेशन शीट। इसमें ऊपर से लिखा हुआ है MFTB, यानी कि मेंटल फटीग टेस्ट। बी का मतलब है डॉक्टर विवेक भार्गव ने ये बनाई है, इसीलिए जो भार्गव का बी है वो इसने MFTB के पीछे लिखा हुआ है। ये एक मल्टीप्लिकेशन शीट है जिसकी आवश्यकता आपको इस प्रैक्टिकल के लिए पड़ने वाली है, तो ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं। अब इस प्रैक्टिकल में हम क्या क्या मेन पॉइंट्स लिखेंगे ये मैंने इसमें बताया है आपको। सेकंड मेन पॉइंट है आपका विषय प्रवेश, यानी कि इसमें आप इस प्रैक्टिकल के बारे में समझाएंगे, आप एक्चुअल में मानसिक थकान के बारे में समझाएंगे कि आखिर मानसिक थकान होती क्या है। अब मानसिक थकान क्या होती है? जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपको शारीरिक थकान होती है। जैसे आपने साइकिल चलाई घंटों तक तो आपको शारीरिक थकान हो जाती है, या आप घंटों तक आपने कुछ भी काम किया हो सुबह से लेकर शाम तक तो आपको एक शारीरिक थकान अपने शरीर में महसूस होती है। उसी प्रकार जब आप कोई मानसिक कार्य करते हैं तो उससे आपको जो थकान होती है उसे मानसिक थकान कहा जाता है। जब लगातार कार्य करते हैं तो किसी व्यक्ति को एक थकान का अनुभव होता है, उसे एक विशेष प्रकार की अनुभूति होने लगती है, इसी को मानसिक थकान कहा जाता है। आपने देखा होगा जब आप बहुत देर तक पढ़ लेते हैं, मान लीजिए आपने लगातार 1-2 घंटे पढ़ लिया तो आपको एक थकान सी महसूस होने लगती है। ये थकान शारीरिक नहीं होती है, थकान मानसिक होती है, क्योंकि आपने पढ़ाई की है तो आपने एक मानसिक कार्य किया है जिसको करने के बाद आपको मानसिक थकान महसूस होने लगती है। मानसिक थकान में होता क्या है? मानसिक थकान जब एक व्यक्ति को हो जाती है तो उसके बाद उसका किसी कार्य करने में मन नहीं लगता, कार्य करने में असमर्थता करने लगता है, मन से कोई कार्य को नहीं करता है, उसे मानसिक तनाव होने लगता है, उसके कार्य में कमी आने लगती है, यानी वो कम कार्य करने लगता है, उसकी आंखें थक जाती हैं, उसके समायोजन में कमी होने लगती है। ये सब कुछ मानसिक थकान में के लक्षण हैं। इसके बाद थकान 2 प्रकार की होती हैं, शारीरिक थकान, मानसिक थकान। शारीरिक कार्य को करने से शारीरिक थकान होती है, मानसिक कार्य को करने से मानसिक थकान होती है। ये सब आपने सेकंड पॉइंट के अंदर लिखना है जो कि आपको कॉलेज में लिखाया गया था। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस। अब इस प्रैक्टिकल की हाइपोथेसिस क्या है? इस प्रैक्टिकल की हाइपोथेसिस ये है कि जब हम कोई लगातार मानसिक कार्य करते हैं तो कार्य की मात्रा में गिरावट आ जाती है। यानी कि हम एक हाइपोथेसिस बना के चल रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि लगातार मानसिक कार्य करने से कार्य की मात्रा कम हो जाएगी। अब हमें इस प्रैक्टिकल के बाद ये प्रूव करना पड़ेगा लास्ट में कि क्या हमारी परियोजना सही साबित हुई या गलत साबित हुई। चौथा पॉइंट है प्रयोज्य का विवरण। इसमें आप प्रयोज्य का नाम लिखेंगे, प्रयोज्य की आयु लिखेंगे, प्रयोज्य की कक्षा और प्रयोज्य का लिंग लिखेंगे। अब ये आपका पहला प्रैक्टिकल है। आपको नहीं पता है प्रयोज्य कौन होता है, तो मैं आपको बता दूं, प्रयोज्य वो व्यक्ति होता है जो किसी भी प्रैक्टिकल को करता है, वो प्रयोज्य होता है। यानी जो व्यक्ति इस प्रैक्टिकल की शीट में काम करेगा, इस प्रैक्टिकल की शीट को हल करेगा, वो व्यक्ति प्रयोज्य होगा। अगर इस शीट को आप हल करते हैं तो आप प्रयोज्य हैं, और अगर इस शीट को आप अपने किसी भाई बहन से हल करवाते हैं तो वो प्रयोज्य हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान दें कि प्रयोज्य वो व्यक्ति नहीं होगा जो कॉपी में प्रैक्टिकल लिख रहा है। प्रयोज्य वो व्यक्ति है जिसने इस शीट को हल किया है, इस शीट को सॉल्व किया है। इसके बाद 5वां पॉइंट है हमारा उपकरण एवं सामग्री, यानी इस प्रैक्टिकल को करने में क्या उपकरण, क्या सामग्री की आवश्यकता हमें पड़ी है। पहला है आपका मल्टीप्लिकेशन शीट, यही शीट, इसको मल्टीप्लिकेशन शीट कहते हैं।
दूसरा हो गई आपकी विराम घड़ी, समय नोट करने के लिए पेन और पेंसिल की आवश्यकता हमको पड़ती है। छठा पॉइंट है हमारा व्यवस्था एवं नियंत्रण। व्यवस्था एवं नियंत्रण के अंतर्गत ये आता है कि आपने कैसे प्रैक्टिकल की तैयारी करी, कैसे आपने ये प्रैक्टिकल करवाना स्टार्ट करा। इसमें कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि आपने एक प्रयोज्य को कुर्सी के ऊपर बैठाया, आपने वातावरण शांत रखा, प्रयोज्य पहले से थका हुआ ना हो, आपने ये देखा, आपने विराम घड़ी का प्रयोग करना है, आपने ये सब देखा, ये आएगा इस पॉइंट के अंदर। फिर है आपका सातवां पॉइंट है आपका इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें आपको उस बालक को, जो बालक प्रैक्टिकल कर रहा है, जो बालक इस शीट को सॉल्व करेगा, उस बालक को आपने इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि आखिर कैसे उसने इस प्रैक्टिकल को हल करना है या उसने शीट में क्या करना है, आपको ये उसे बताना है। ठीक है, तो आप इसमें उसे ये बताएंगे कि तुम्हें इस शीट को हल करना है, कैसे हल करना है, इसके बाद आप ये बताएंगे। आप उससे बताएंगे कि इस शीट में, बच्चों मेरे पास ये शीट बहुत क्लियर नहीं है, इसीलिए मैंने कुछ ये नंबर्स अपनी कॉपी में लिख के मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप इसे शीट में ही करेंगे, अलग से कॉपी में नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान देना। मैं इस शीट में आपको क्लियरली नहीं मैं बता पा रही हूँ, इसलिए मैंने कॉपी में लिखा हुआ है। ये जैसे इसमें लाइन है, इसमें नंबर्स की लाइन है, वैसे ही मैंने एक नंबर की लाइन इसमें बनाई हुई है। ठीक है, अब इससे समझ लेते हैं। आप देखिए इसमें कौन सी संख्याएं हैं। इसमें संख्या 1 5 3 1 5 4 5 3 2 6 3 5 4 1 है, जो आपको एक लाइन में दिख रही होगी। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप पहली और दूसरी संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आप उसके सामने लिख देंगे। ठीक, जैसे पहली संख्या थी आपकी 1, आपने 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 5, आपने सामने लिख दिया। उसके बाद आपने इस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 15। अब यहाँ पे दो संख्याएं हैं, इसलिए आप यूनिट वाली संख्या पे ध्यान देंगे, इस वाली संख्या को लेंगे। आपने 5 को लिया, आपने 5 को फिर से अगली संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 × 1 5। ऐसे ही 5 × 5 25। फिर से दो संख्याएं आ गई, तो फिर से आपने पहली संख्या को ना लेके दूसरी संख्या को लिया, यूनिट वाली संख्या को लिया, 5 × 4 20। अब 20 में फिर दो संख्याएं हैं, तो आपने आगे वाली संख्या को छोड़ दिया, पीछे वाला शून्य लेंगे आप। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, जब भी यूनिट की संख्या में शून्य आ जाएगा तो आप उसे शून्य नहीं मान के 1 मान लेंगे और आगे को अपना काम करते जाएंगे। तो आपने इस शून्य को शून्य ना मान के 1 मान लिया, इस 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 5। 5 को 3 के साथ किया, आंसर आया 15। 15 में से आपने 5 लिया, 5 को 2 के साथ किया, आंसर आया 10। 10 में फिर एक शून्य आ गया है, तो इस शून्य की जगह 1 ले लेंगे, 1 को 6 के साथ करेंगे, आंसर आएगा 6। ऐसे ही आप करते जाएंगे। ठीक है, अब आपने इसमें टाइम सेट किया हुआ है, 1 मिनट के लिए आपको एक प्रयास करना है। एक प्रयास के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा। आपने अपनी घड़ी सेट की हुई है। अब मान लीजिए ये मल्टीप्लिकेशन करते करते आप यहाँ तक पहुँचे हैं और आपका 1 मिनट का समय पूरा हो चुका है, तो आप यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे। इतना आपका प्रयास संख्या 1 हो गई है। इसके बाद आप दोबारा से घड़ी सेट करेंगे और सेम जैसा आपने यहाँ संख्याओं में किया है, आप अगली संख्याओं में करते जाएंगे, वो आपका दूसरा प्रयास हो जाएगा। फिर जहाँ पे 1 मिनट पूरा, वहाँ पे एक लाइन, उसके बाद तीसरा प्रयास, चौथा प्रयास, ऐसे करते करते आपको कुल मिला के 15 प्रयास करने हैं इस प्रैक्टिकल में। ठीक है, हर प्रयास के लिए 1 मिनट का समय। ये शीट में बहुत सारी संख्याएं दी हुई हैं, आपको इन संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करके ये शीट को कंप्लीट करना है। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया कि आपने ये प्रैक्टिकल कैसे करना है। इसके बाद आएगा आपका, हम टेबल में इनको लिखेंगे। जैसे हमने एक टेबल बनाई हुई है, उसमें पहला कॉलम है प्रयास संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 15 तक। दूसरा टेबल है हमारा, दूसरी रो है हमारी गुणा की संख्या, नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी एक प्रयास में आपने कुल कितने गुणा करे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आ गई अशुद्धियाँ, यानी कि कितनी गलतियाँ करी हैं। गलतियाँ यानी गुणा करने में कितनी गलतियाँ करी हैं।
उसके बाद आ गया आपका कुल प्राप्तांक। कुल प्राप्तांक आप कैसे निकालेंगे? गुणा की संख्या और अशुद्धियों को माइनस कर देंगे तो वो आपका कुल प्राप्तांक आ जाएगा। अब देखिए, जैसा मैंने अभी आपको समझाया था कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक प्रयास है। इस एक प्रयास में अब आप गिन लेंगे आपको पहले कॉलम में क्या लिखना है। पहले कॉलम में आपको लिखना है कुल गुणा की संख्या। आप देख लेंगे आपने कितने कुल गुणा करे हैं। कितने करें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आपने कुल गुणा कर रखे हैं। तो आपने पहले कॉलम में लिख दिया 13, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आपने कितने गुणा गलत कर रखे हैं। इसमें आपने कोई भी गुणा गलत नहीं कर रखा है, तो अशुद्धियों में आप लिख देंगे 0। उसके बाद आप थर्ड कॉलम है कुल प्राप्तांक रॉ स्कोर। तो रॉ स्कोर कैसे निकालना है? कितने गुणा करे हैं उसमें से गलतियों को माइनस करके। तो 13 में से 0 माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा? 13 आएगा। क्लियर है? ऐसे ही आपको दूसरे प्रयास के लिए, तीसरे प्रयास के लिए, चौथे प्रयास के लिए करना है और ऐसा करते करते आपको 15 प्रयासों तक जाना है। अब देखिए, जो आपका पहले प्रयास के लिए कुल प्राप्तांक आएगा उसके आगे आप T1 लिख देंगे, दूसरे के आगे T2 और तीसरे के आगे T3। ऐसे ही जो लास्ट के 3 प्रयास हैं उनके आगे आप लिख देंगे T13, T14, T15। ये इनकी वैल्यू है, यानी T1 की वैल्यू कितनी है? 13, T2 की वैल्यू कितनी है? 11, T3 की वैल्यू कितनी है? 10, T13 की वैल्यू कितनी है? 4, T14 की 2 और T15 की 2 वैल्यूज़ है। ये इनकी वैल्यूज़ हैं, ये आपने ऐसे इनकी वैल्यूज़ निकाल ली। इसके बाद आप क्या करेंगे? इन वैल्यूज़ को कैलकुलेशन टेबल में रखेंगे। अब एक बात जो मैं आपको बता दूं, ये जो गणना वाला कार्य है, जो पूरा गणना वाला पेपर है, जो कार्य किया हुआ है, इस कार्य को आपको अपनी फाइल के ब्लैंक पेपर में करना है। ये गणना वाला पूरा का पूरा काम फाइल के ब्लैंक पेपर में होना चाहिए, जिसमें लाइंस नहीं है उस पेपर में। आपने यहाँ पे T1, T2, T3 का मान लिख दिया, T13, T14, T15 का मान लिख दिया। ये कहाँ से आया? पीछे से टेबल से। फिर ये है आपका सूत्र, जिस सूत्र में आप इसको रखेंगे। आपका सूत्र क्या है? आपका सूत्र है FC इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 ब्रैकेट क्लोज माइनस T13 प्लस T14 प्लस T15 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस T3 इंटू 100। इस पूरे को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। FC क्या होता है? FC है आपका थकान गुणांक, यानी कि फटीग कोएफिशिएंट। T1, T2, T3 क्या है? पहले 3 प्रयासों में कार्य उत्पादन, यानी कि पहले 3 प्रयासों में कितना कार्य करा है और अंतिम 3 प्रयासों में कितना कार्य करा है। आपने देखा, हमने FC के सूत्र में मान रख दिया, यहाँ पे हमने मान रख दिया है। मान रखने के बाद हमारी वैल्यू आई है 76.4। क्लियर? इसके बाद हमको लास्ट करना है। लास्ट है आपका व्याख्या एवं निष्कर्ष। ये पॉइंट आपका लास्ट पॉइंट है। इसमें आप ये बताएंगे कि इस पूरे प्रैक्टिकल में आपने क्या पाया, क्या आपको मिला, आपकी हाइपोथेसिस सही साबित हुई या नहीं हुई। तो आप क्या लिखेंगे? आप ये देखेंगे कि आपका T1, T2, T3 में से T1, T2, T3 बड़ा है या T13, T14, T15 बड़ा है, कौन सी संख्या बड़ी है, आप ये देखेंगे। फिर आप लिखेंगे कि हमारे स्टार्टिंग में कार्य ज़्यादा था, एंड में कार्य कम था, और इस कार्य को करते हुए हमने ये पाया है कि मानसिक थकान होने से कार्य उत्पादन में कमी आ जाती है। क्लियर हो गया? अभी भी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की। आप इसे देखिए, समझिए, पहले पूरा वीडियो देखिए, शीट्स को निकालिए। ये शीट की आवश्यकता होगी, शीट को निकालिए, इसमें कोशिश कीजिए। फिर नहीं आता है तो फिर पूछिए।